हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 14 अगस्त को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल द हिंदू से लिए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द शॉक इफेक्ट्स ऑफ साउथ एशियन टर्मल्ट। इसमें हम 4 लेसन्स के बारे में बात करेंगे। जो साउथ एशियन कंट्री, जो नेबरहुड कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, उससे इंडिया को क्या सीखने की ज़रूरत है ताकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट फ्यूचर में ना पड़े। 4 ऐसे लेसन हैं आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है हिंट्स ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ साइंस रिसर्च इन इंडिया। और हमारा जो लास्ट आर्टिकल है एन ओवरव्यू ऑफ गवर्नेंस इन दिल्ली। आखिर दिल्ली में हमेशा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट के बीच में इतना फिक्शन क्यों रहता है, इसके पीछे के रीज़न क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे और सॉल्यूशन क्या है इसका, इस पर बात करेंगे। मेंस में सवाल आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेनली सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी सारी वर्डिक्ट्स हैं जो डिस्कस करेंगे, इसलिए प्री के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द शॉक इफेक्ट्स ऑफ साउथ एशियन टमल्ट। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के लिए यार बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ओवरऑल थीम की बात करें तो इस थीम में इंडिया के लिए 4 लेसन्स हैं जो कि आर्टिकल में दिए हुए हैं। जो साउथ एशिया में क्योस चल रहा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है अलग अलग कंट्री में, उससे इंडिया के लिए क्या क्या लेसन्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं, कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। 2021 में म्यांमार में कूप हुआ तो म्यांमार चला गया, इंडिया डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती थी। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, इंडिया के तालिबान के साथ संबंध उतने अच्छे नहीं थे। 2022 में पाकिस्तान से इमरान खान को एक्सपेल कर दिया गया और श्रीलंका से गोटाबाया राजपक्षा को, क्योंकि वहाँ पर राइट्स हुए थे। इसके अलावा रिसेंटली 2023-24 में हमने देखा कि मालदीव्स में जो गवर्नमेंट आई है वो एंटी इंडिया गवर्नमेंट आई है। इंडिया ने जो सपोर्ट किया था वो सोली गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, लेकिन वो गवर्नमेंट भी इलेक्शन हार गई है। सो म्यांमार में भी एंटी इंडियन गवर्नमेंट देखने को मिली है। नेपाल में भी इसी तरह के इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, बार बार कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है और अभी जो है KP ओली गवर्नमेंट बनी है जो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और वो थोड़े से प्रो चाइनीज़ हैं। सो नेपाल गया, म्यांमार गया, अफ़गानिस्तान गया, पाकिस्तान तो कभी था ही नहीं, श्रीलंका गया और फाइनली जो बांग्लादेश में अच्छे रिलेशन चल रहे थे 2009 से 2024 तक के, वो भी अपने हाथ से जा चुका है। रिसेंटली जो शेख हसीना गवर्नमेंट है उसको गिरा दिया गया है, एक ड्रामेटिक डिपार्चर हुआ है, उसके बाद वो इंडिया आ गई हैं और बांग्लादेश जो अभी करेंट गवर्नमेंट है, इंतरिम गवर्नमेंट है, उसके साथ इंडिया के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, हिस्टोरिकली भी उतने अच्छे संबंध नहीं रहे। सो बांग्लादेश भी इंडिया के हाथ से निकल गया है। सो इंडिया के लिए क्या क्या लेसन्स हो सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। व्हाट आर द लेसन्स फॉर इंडिया दैट कैन हेल्प इंसुलेट इट फ्रॉम द स्पिल ओवर इफेक्ट्स और रेडिकल शिफ्ट इन साउथ एशिया एंड एस्केप सिमिलर कॉन्सिक्वेंस फॉर इटसेल्फ। जो आपके आसपास के साउथ एशियन कंट्री में हुआ है उससे इंडिया के लिए क्या लेसन्स होंगे जिससे इंडिया अगले बार के लिए अपने आप को इंसुलेट करके रखे। मतलब वहाँ कोई भी रिजीम आए, चाहे वो अवामी लीग हो या फिर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट आए बांग्लादेश में या बाकी कंट्रीज़ में भी साउथ एशिया की, इंडिया के साथ फॉरेन रिलेशनशिप में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, रेडिकल शिफ्ट नहीं होना चाहिए, स्पिल ओवर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमने ये 4 लेसन्स को अपनी फॉरेन पॉलिसी में इनकलकेट किया तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लेसन है वो क्या है? इंडियाज़ डिप्लोमेटिक फेलियर टू एंगेज विथ ऑल पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इन नेबरिंग कंट्रीज। जैसे कि बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश में इंडिया की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया अच्छी खासी थी। 4 कॉन्सुलेट्स हैं, चिटगोंग में, राजशाही में, खुलना में, सयालेट में। इसके अलावा हाई कमीशन ढाका में भी बैठा हुआ है। सो ये जो आपके हाई कमिश्नर्स हैं, इन लोगों ने प्रॉपरली जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स थे,
जैसे कि अपोजिशन पार्टी थी उनके साथ भी बात अच्छे से नहीं की है। जैसे कि बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी, उनके जो लीडर्स थे वो मिलना चाहते थे इंडिया के हाई कमिश्नर थे, उन्होंने उनकी जो विज़िट थी उसको कैंसिल कर दिया और उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है और इससे क्या पता चलता है कि इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है, इंडिया को सारे स्टेक होल्डर्स के साथ अपने रिलेशन बेहतर रखने की ज़रूरत है, चाहे वो आपके अपोजिशन में हो चाहे आपके वो गवर्नमेंट में हो, सारे स्टेक होल्डर को साथ में रखकर चलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है, इतना ज़्यादा प्रेजेंस है बांग्लादेश में, उसके बावजूद भी जो शेख हसीना गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो एंगर बढ़ते जा रहा था उसे प्रॉपरली दिल्ली को रिले नहीं किया गया, दिल्ली को प्रॉपरली चीज़ें बताई नहीं गई। सबको पता चल ही गया था कि जो आवामी लीग गवर्नमेंट है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अथॉरिटेरियन तरीके से रूल कर रही है। जैसे कि सिंगल पार्टी रूल रिजिम हो गई थी, सबको जेल में डाल देना, अपोजिशन पार्टी को जेल डालना, रेड करवाना, और इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी है उनको उनके अगेंस्ट भी जो है एक मुहिम चला रही थी अब शेख हसीना गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है दिल्ली को प्रॉपरली बताई जाती तो शायद बेहतर रिजल्ट्स हो सकते, और इवन अगर बताया भी गया तो न्यू दिल्ली ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं की और इसे एक्नॉलेज करने की भी कोशिश नहीं की। सो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। तो ये यहाँ पर आपके दो फेलियर हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपने प्रॉपरली वहाँ इतनी प्रेजेंस होने के बाद चीज़ें वेल डॉक्यूमेंटेड दिल्ली को रिले नहीं करी। दूसरा, आपने सारे स्टेक होल्डर से बात नहीं की, सारे स्टेक होल्डर के साथ बेहतर रिलेशन नहीं बनाए। हालांकि एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि बीएनपी पार्टी के साथ इंडिया ने उतने अच्छे रिलेशन नहीं रखे क्योंकि जो हिस्टोरिकली देखें तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एंटी इंडिया रही है और उनकी हमेशा से मुहिम रहती है कि जब भी वो सरकार में रहते हैं तो टेररिज्म एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चाइना और पाकिस्तान इनरोड्स करने लगते हैं। इसलिए इंडिया ने इसी कारण से हेजिटेशन दिखाया और सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात नहीं की है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि तालिबान के साथ भी इनिशियली इंडिया ने बात करने से मना कर दिया था, लेकिन जब तालिबान ने टेक ओवर किया उसके बाद जो है इंडिया के हाई कमिश्नर्स ने तालिबान गवर्नमेंट के साथ और उनके जो हाई कमिश्नर थे उनसे मिले और उनके साथ रिलेशन बेहतर करने की कोशिश की है। सो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो जो आपका प्रैग्मेटिज्म है वही डिक्टेट करना चाहिए किसको, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, और इंडिया शुड एंगेज विथ ऑल द की प्लेयर्स इन इट्स नाइबरिंग कंट्रीज। ठीक, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रॉपर इस आर्टिकल के नोट्स बना के दिए, एकदम शॉर्ट में नोट्स बना के दिए हैं। ये एक्सप्लेन करूँगा तो वो आपको शॉर्ट नोट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ सेकंड जो आपका लेसन है उसे देख लेते हैं। Another lesson well learned in the case of Bangladesh and Sheikh Hasina is that India must never forgets its friend। ठीक, तो सेकंड जो आपका लेसन है वो क्या है, अपने दोस्तों को आपको कभी नहीं भूलना है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया डिनाइड वीज़ा टू अफगान अथॉरिटीज़ ड्यूरिंग द तालिबान इन्वेजन, है ना। आपको याद होगा कि इंडिया ने उस समय जब तालिबान का इन्वेजन हुआ था तो बहुत सारे उस समय जो सरकार में थे लोग वो अफ़गानिस्तान छोड़ के इंडिया आना चाहते थे, इंडिया ने उन्हें वीज़ा देने के लिए मना कर दिया। सो वहाँ पर थोड़ा सा एंटी इंडिया माहौल बनने लगा था कि इंडिया हमेशा से वहाँ की जो नेशनल गवर्नमेंट थी, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट थी, उसे सपोर्ट करता था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था, अनकंडीशनल सपोर्ट किया। लेकिन जब वक्त आया, जब उन लोगों को ज़रूरत थी, तब इंडिया ने वीज़ा देने के लिए मना कर दिया। यहाँ पर इंडिया ने अपनी गलती सुधारी है और शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको सपोर्ट किया है, उनको अलाउ किया है कि वो इंडिया में आके स्टे कर सकती हैं। हालांकि वो ज़्यादा समय तक स्टे नहीं कर पाएंगी क्योंकि जो नई सरकार है बीएनपी लेड गवर्नमेंट जो बनेगी, अगर वो एक्स्ट्राडिशन के लिए बोलती है तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर थर्ड, द गवर्नमेंट मस्ट लर्न सूनर देन
sooner rather than later is that it is a mistake to reduce ties in the neighborhood to communal binaries. South Asia is a region of religious majority with Hindus, Muslim and Buddhist forming overwhelming part of the population in different countries. The assumption that good ties are somehow linked to religion in any way is faulty. For example, India has had a challenging relation with Hindu majority Nepal but maintains a strong ties with Maldives, which is a Muslim majority nation, or Bhutan, which is a बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट मेजॉरिटी नेशन। तो यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ सिर्फ इतना कह रहा है कि जो सरकार है उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि जो आपके नेबरहुड के साथ जो रिलेशन है उसको आप कम्युनल एंगल से देखना बंद करिए। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आपके जो रिलेशन मालदीव्स है उसके साथ अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सबसे अच्छे रिलेशन मालदीव्स के साथ ही रहे हैं जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है। इसके बाद भूटान जो कि बुद्धिस्ट मेजॉरिटी नेशन है। वहीं आपके नेपाल के साथ रिलेशन देखेंगे तो उतने अच्छे नहीं हैं जो कि हिंदू मेजॉरिटी नेशन है। अगर इंडिया इस तरह की चीज़ें करता है तो इंडिया को बैकफायर कर सकता है। जैसे कि इंडिया का जो सीए मूव था, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अगर आप सिटीजन अमेंडमेंट देखेंगे तो उससे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ था। तो P2P जो कनेक्शन है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, उसमें जो है डिटोरिएशन देखने को मिला था। सो इस तरह की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो इंटरनेशनल अफेयर्स में नहीं आना चाहिए। बेसिकली पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन नहीं होना चाहिए। स्पेशली अगर आपकी पर्टिकुलर कोई आइडियोलॉजी है तो उसका असर कहाँ पर नहीं दिखना चाहिए, आपके इंटरनेशनल रिलेशन में। आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट से ड्रिवन होना चाहिए, आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी से बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट क्या है आपका फोर्थ लेसन है, इंडिया शुड स्ट्राइव टू रिक्लेम इट्स पोजीशन or regain its place as a preeminent power in the subcontinent, not one that can be buffeted by one global power or another. While China inroads in the region are necessary to counter, the region must not become a playground for United States-China rivalry, where neither shows a sensitivity to India interest. समय आ गया है कि इंडिया को अपनी जो प्री एमिनेंट पावर है स्पेशली इन दिस रीजन उसे रीगेन करने की ज़रूरत है। इंडिया का रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ पर आ गया है, इंडियन ओशियन में, इंडो पैसिफिक रीजन में। भाई आप सबसे पहले अपने नेबरहुड को तो संभालिए, बाद में जाना इंडो पैसिफिक में, है ना, बाद में आप बड़ी छलांग मारना। पहले आप अपने रीजन में जहाँ आपका डोमिनेंस है उस डोमिनेंस को तो मेंटेन करके रखिए। चाइना लगातार जो है इंडिया की इस रीजन में डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है तो उसे काउंटर करना है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स भी इस रीजन में हस्तक्षेप करता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश के केस में सब जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है और ना ही यूनाइटेड स्टेट्स को मतलब है इंडिया के इंटरेस्ट से और ना चाइना को मतलब है। तो इंडिया को पूरी कोशिश करना है कि भाई यहाँ पर ये यूएस और चाइना के बीच में जो गेम है, जो पावर पॉलिटिक्स चल रही है, उसका प्लेग्राउंड ना बने और सारे जगह स्टेबिलिटी बनी रहे। इसलिए इंडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। अब इसे कैसे अचीव किया जा सकता है? दिस कैन बी अचीव्ड बाय रिवाइटलाइजिंग द पैन साउथ एशियन मैकेनिज्म सच एज सार्क एंड फाइंड वेज टू एंगेज विथ नेबरहुड विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो इंडिया को जो है सार्क को वापस क्या करने की ज़रूरत है, शुरू करने की ज़रूरत है। जो कि इनएक्टिव है, इसे दोबारा से एक्टिव करने की ज़रूरत है। 2016 से इनएक्टिव था, पाकिस्तान ने उरी किया था, उसके बाद से सार्क को बाइकआउट कर दिया है, बांग्लादेश ने भी कर दिया है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। सो अभी इसका कोई सबमिट नहीं हो पा रहा है। बीमस्टेक वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, बीमस्टेक से भी बाहर हो जाएंगे क्या? क्योंकि बांग्लादेश में एंटी इंडिया गवर्नमेंट आ गई है, बाकी जगह भी धीरे धीरे एंटी इंडिया गवर्नमेंट, तो इसको भी बंद कर दिया जाएगा क्या? हो सकता है बांग्लादेश टेररिज्म, क्योंकि नई सरकार आ रही है, वो टेररिज्म को सपोर्ट करे तो बीमस्टेक को भी बंद कर सकते हैं क्या? तो ये एक बड़ा सवाल हो जाएगा। इसलिए बेटर ये है कि आपको सार्क और बीमस्टेक जैसे इंस्टीट्यूशन का जैसे ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करने की ज़रूरत है और अपना दोबारा से डोमिनेंस बनाने की ज़रूरत है ताकि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से इन कंट्रीज़ को बचाया जा सके। ठीक, ये आपके चारों लेसन हो जाएंगे। आखिरी में यहाँ पर ओल्ड डिक्टम लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे और इसको आप लिखेंगे। ये आप चीज़ मेंस में कंक्लूजन एज अ कंक्लूजन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दैट इफ़ यू वांट टू रेज क्रॉप फॉर 1 year, प्लांट कॉर्न। इफ़ यू वांट टू प्लांट अ
crop for eternities raise democracy hold true for India. So and its ties in the neighborhood. So इंडिया को डेमोक्रेसी मेंटेन करना है अगर रीजन में, तो अपना जो डोमिनेंस है उसे रीगेन करना पड़ेगा। चीज़ें क्लियर है? ये कंप्लीट आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हिंट्स ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ साइंस रिसर्च इन इंडिया। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर बहुत कम है R&D में। अगर हम GDP का परसेंटेज की बात करें, केवल और केवल 0.7%। वहीं अगर अदर इमर्जिंग कंट्रीज़ को देखें या डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें तो 3% 4% ऑफ GDP सिर्फ और सिर्फ R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा किया जा रहा है। इसके अलावा इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कल्चर भी नहीं है, इनोवेशन का कल्चर नहीं है, कॉपी पेस्ट करने का कल्चर बना हुआ है। सो बहुत ज़्यादा इशू है। इसके अलावा एक और इशू की यहाँ बात करी जा रही है, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ साइंस रिसर्च, बेसिकली प्राइवेटाइजेशन बोल सकते हैं। अब जो भी रिसर्च करनी है उसमें सरकार अपनी जो फंडिंग है उसे कम से कम कर रहा है, और यही एक इशू के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। बस आपको ये एक इशू पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ साइंस रिसर्च हो रही है, और उसके लिए आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरीके से ये कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ साइंस रिसर्च हो रहा है। नाउ कंटेक्स्ट देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 107वीं साइंस कांग्रेस जो कि बेंगलोर में हुई थी जनवरी 2020 में, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कट रिफ्लेक्ट किया था गवर्नमेंट का टेक ऑन हाउ साइंस शुड बी कंडक्टेड इन इंडिया। उन्होंने अपनी स्टाइल में कहा था कि इनोवेट करिए, पेटेंट करिए, प्रोड्यूस करिए और प्रॉस्पर बनिए। ये आपके लिए जो चारों टर्म है ना यार, ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आपको जब भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप कंक्लूजन में प्राइम मिनिस्टर का इनोवेट, पेटेंट, प्रोड्यूस एंड प्रॉस्पर इसे लिख सकते हैं IP3। ये सरकार का टारगेट है और ये सरकार की थिंकिंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो इसे आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इंट्रो में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इनोवेट, बिल्कुल इनोवेट करना है, उसके बाद पेटेंट करना है। पेटेंट कब होगा? जब उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू होगी, और फिर उसको क्या करना है? पेटेंट कराने के बाद उसे कमर्शियली प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करना है, और फिर पैसे कमाओ। पेटेंट कर लिया तो मोनोपोली मिल गई, एंड देन आप पैसे कमा सकते हो। तो आपका जो पूरा फोकस है वो किस पर है? आपको वो चीज़ पर रिसर्च करनी है जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू हो, जो मार्केट में जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों पे रिसर्च अगर आप करेंगे तभी आपको प्राइवेट फंडिंग होगी। सरकार ने अपने तरफ से फंडिंग देने की बात तो अब कर ही नहीं रही है, यही कह रही है कि भाई पेटेंट करना है और आपको जो भी आप इनोवेट कर रहे हो उसको प्रोड्यूस करना है, लैब से लेकर के मार्केट तक लेकर जाना है। ये सरकार की जो अभी सरकार बनी है ये उनकी नई थिंकिंग है। सिमिलर चीज़ देहरादून डिक्लेरेशन 2015 में हुआ था, CSIR के द्वारा ये डॉक्यूमेंट बनाया गया था, उसमें भी रिटरेट की गई है। सिंपल चीज़ है कि आप जो है क्या करेंगे? इनोवेट करेंगे और उसके बाद उसे पेटेंट करेंगे। अगर अलग शब्दों में कहा जाए तो दिस वाज अ कॉल फॉर कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ साइंस रिसर्च, अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी स्टेट ओन्ड एंटिटी इनटू अ मार्केट कमोडिटी and being able to follow the business model to support itself rather than relying on public support। सो यहाँ पर हम कॉर्पोरेटाइजेशन की बात कर रहे हैं साइंस की रिसर्च की, और यही एक बहुत बड़ा इशू भी है। ठीक, और इसको आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? सरकार ने रिसेंटली अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है। किसके थ्रू? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023 एक्ट के अंदर। इसका जो मेन एम है वो क्या है? Its main aim to seed, grow and promote research and development and foster a culture of research and innovation throughout India universities, college, research institution and R&D laboratory। ANRF will act as an apex body to provide high level strategic direction of scientific research in the country as per the recommendation of NEP National Education पॉलिसी। सो बेसिकली ये जो न्यू मैकेनिज़्म बनाई गई है, इसका जो मेन पर्पस है वो है रिसर्च को फंड करना और
क्या करना, रिसर्च डेवलपमेंट एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच की जो लिंकेज है उसे इम्प्रूव करना। इसका जो फोकस है वो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में रहने वाला है। इनोवेट करेंगे, फिर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट होगा, और उस एक बार प्रोटोटाइप डेवलपमेंट हो गया उसके बाद प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करेंगे, इसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे। उसके बाद सरकार अपना छोड़ देगी, बोलेगी कि हाँ ठीक है, प्राइवेट सेक्टर आ गया तो फिर आप क्या करो, प्राइवेट सेक्टर से पैसा लो और उसे मार्केट में लेकर आओ, और अब जो भी पेटेंट होगा उसे सरकार बेचेगी भी। और ये आपको समझ में भी आता है कि जो ANRF है उसने 50,000 करोड़ की फंडिंग होगी 5 साल में, लेकिन जो 72% पैसा है इस 50,000 करोड़ का वो प्राइवेट सेक्टर से आने वाला है। तो गवर्नमेंट ने अपने जो इंटेंशन है वो क्लियर कर दिए कि सरकार का जो रोल है R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो कम हो जाएगा, सरकार की फंडिंग कम हो जाएगी, और जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है उनसे उम्मीद की जा रही है कि भाई वो जो है अब जो इस वैक्यूम है उसको फिल करें। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है। क्यों एक बहुत बड़ा इशू है? क्योंकि इससे जो क्यूरोसिटी ड्रिवन रिसर्च है नेचुरल साइंस में वो नहीं हो पाएगी। अब इसकी जगह जो कैपिटलिस्ट मार्केट डिक्टेट करेगा वही रिसर्च हो सकती है। सो आपकी जो रिसर्च होती है अगर आप उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे तो उस डेफिनेशन के हिसाब से साइंटिफिक रिसर्च का मतलब होता है द परस्यूट ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड अ नेचुरल प्रोसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ पोटेंशियल एप्लीकेशन दैट माइट अराइज फ्रॉम सच नॉलेज। जो साइंटिफिक रिसर्च का बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि आप नेचुरल प्रोसेस को समझिए, आप जो नॉलेज गेन कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है उसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो उसके एप्लीकेशन में, लेकिन आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो नॉलेज गेन करना होता है, नेचुरल प्रोसेस के बारे में समझना होता है। तो जो बेसिक डेफिनेशन है उससे भी अलग जा रहे हैं। सो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा इशू है। ऑलरेडी GDP का जो हम खर्चा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, अब पब्लिक सपोर्ट भी ख़त्म हो जाएगा, प्राइवेट सपोर्ट के भरोसे रहेंगे, तो ओवरऑल जो है आपको देखने मिलेगा कि रिसर्च को और नुकसान होने वाला है। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक, इसको आप एज अ एक इशू की तरह लिख सकते हैं, दैट्स इट। और मैंने उसके सपोर्ट के लिए आपको ANRF के बारे में भी बता दिया है। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अलग से ANRF के बारे में डिटेल में आपको डिटेल्स दी है, उसको आप रीड करेंगे, प्रीलिम्स में आ सकता है आपको ANRF के बारे में। प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एन ओवरव्यू ऑफ गवर्नेंस इन दिल्ली। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली के बारे में आप तो सभी जानते हैं, यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ये एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, चीफ मिनिस्टर चुनकर आते हैं। इसके अलावा और कौन सी है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है? दो चाहे तो दो बता सकते हैं, तीन है तो तीन बता सकते हैं, जितने भी आपको पता हो आप सब बता सकते हैं। ठीक, सो ये आपको बताना होगा। अब यहाँ पर कंटेक्स्ट क्या है कि क्यों हमेशा जो है यूनियन टेरिटरी में इशू चलता रहता है दिल्ली में। कभी LG के पास फाइल जाती है, कुछ भी इंसिडेंट होता है तो बोले LG ने रोक दिया, फिर कभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोलती है आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, कभी MCD रिस्पॉन्सिबल है। तो हमेशा ये ब्लेम गेम चलता रहता है दिल्ली में, और खींचातानी आपको हमेशा दिखती रहेगी। सो देर इज़ ऑलवेज अ फिक्शन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। क्यों है ये फिक्शन, क्या रीज़न है? तो उसके लिए हमें दिल्ली गवर्नमेंट कैसे इवॉल्व हुई पहले उसकी हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय दिल्ली पार्ट C स्टेट में था, उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 में हुआ, तब दिल्ली को एज अ यूनियन टेरिटरी कंसिडर किया गया और वहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। MCD 1958 में इस्टेब्लिश की गई और लोकल गवर्नमेंट 1966 में इस्टेब्लिश की गई। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ बालकृष्ण कमेटी 1989 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1991 में, जिसके थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर NCT दिल्ली प्रोवाइड किया गया। सो 1991 के बाद से यहाँ पर चीफ मिनिस्टर देखने को मिल रहे हैं। सुषमा स्वराज रह चुकी हैं, शीला दीक्षित रह चुकी हैं, आपके अरविंद केजरीवाल हैं उसके बाद से। तो ये आपके कुछ चीफ मिनिस्टर जाएंगे जो दिल्ली को रूल कर रहे हैं 1991 के बाद से। हालांकि द सब्जेक्ट्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट।
जो कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, जो कि नॉर्मली जो स्टेट्स होते हैं उन्हीं के अंडर आते हैं ये सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में, लेकिन ये इस केस में चूंकि ये यूनियन टेरिटरी इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट केंद्र सरकार के पास में है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ये आपको ध्यान रखना होगा। यूनियन गवर्नमेंट का इस पर कंप्लीट कंट्रोल है। द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 बनाया गया, जिसमें डिटेल प्रोविजन है रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। अभी इशू क्या है, 2015 के बाद से केंद्र में बीजेपी आई और दिल्ली गवर्नमेंट में आम आदमी पार्टी है, और दोनों के बीच में बड़े सारे इश्यूज चलते रहे। मेनली जो इश्यूज हैं वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण कन्फ्लिक्ट है, लेकिन इसके कुछ लीगल एंगल भी हैं और उसके कुछ जजमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक, 2016 का गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का जजमेंट है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि एलजी ऑफ दिल्ली एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ऑल मैटर रिलेटेड टू एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एलजी है उसे हाई कोर्ट ने माना 2016 में कि वो एग्जीक्यूटिव हेड है, और बेसिकली जो आपके इलेक्टेड हेड हैं वो उससे भी ऊपर हैं। एलजी को यहाँ पर मैक्सिमम पावर दे दी गई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, जब अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट इसी ऑर्डर को चैलेंज किया, उन्होंने इसी वर्डिक्ट को चैलेंज किया, तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द एलजी वॉज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एक्सेप्ट ऑन द मैटर रिलेटेड टू पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि अगर पब्लिक ऑर्डर, लैंड और आपका पुलिस, इन तीन ऐसे इशू नहीं है तो इसके अलावा जो भी इशू होंगे उसमें चीफ मिनिस्टर ही सुप्रीम होंगे, और एलजी उनकी एड एंड एडवाइस पे काम करेगा जैसे स्टेट गवर्नमेंट में करता है। तो जो पावर थी इलेक्टेड गवर्नमेंट की उसे रीस्टोर कर दिया गया, स्पेशली इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद 2021 में केंद्र सरकार ने एनसीटी जो एक्ट था 1991 का उसमें अमेंडमेंट किया, और उसमें अमेंडमेंट करके क्या चेंज किया, इट रिक्वायर्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ एलजी बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑन द मैटर स्पेसिफाइड बाय एलजी। इस अमेंडमेंट के साथ ये कर दिया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सबसे पहले फाइल कहाँ भेजेंगे, एलजी के पास। पहले उनका ओपिनियन लिया जाएगा और उसके बाद ही चीज़ें फाइनलाइज की जाएगी, चाहे कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हो। अगर एलजी उस एग्जीक्यूटिव एक्शन को देखना चाहते हैं तो एलजी के पास वो फाइल जाएगी ही जाएगी। सो जो अमेंडमेंट था उससे बैलेंस ऑफ पावर किसके फेवर में आ गया, एलजी के फेवर में। फिर अरविंद केजरीवाल सरकार गुस्सा हो गई, बोले कि हमारा तो पूरा इन लोगों ने पावर ही ले लिए, हम लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, काम नहीं करेंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे तो हमारी सरकार कैसे बन पाएगी, पहली चीज़। और दूसरी जगह उन्हें नेशनल पार्टी बनना है या दूसरे स्टेट में भी जाना है, तो उनके लिए एक दिल्ली एज अ मॉडल की तरह है। सो उन्होंने फिर से दरवाज़ा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का, और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 में सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उन्होंने क्या कहा है, दिल्ली असेंबली एंड द गवर्नमेंट शैल हैव अ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर ओवर सर्विसेज एक्सेप्ट इन रिलेशन टू पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कही, रिट्रेट कर दी कि दिल्ली असेंबली और जो सरकार है उसके पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है सारी सर्विसेज के ऊपर, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। दिस रिस्टोर्ड द पावर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इन मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र। जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र से रिलेटेड मुद्दों में भी दिल्ली सरकार की ही चलेगी, वरना पहले एलजी ही ट्रांसफ़र किया करते थे और अपॉइंट किया करते थे ब्यूरोक्रेट्स को। अगर ब्यूरोक्रेट्स केंद्र सरकार के हाथ में रहेगी तो फिर दिक्कत हो सकती है। अपना जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम कैसे करवाएगी, जो भी पॉलिसी है उसे एग्जीक्यूट कैसे करवाएगी अगर वो उनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स को। फिर 2023 में केंद्र सरकार ने फिर से अमेंडमेंट कर दिया, और क्या किया, उन्होंने एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी क्रिएट की फॉर डिसाइडिंग ऑन मैटर रिलेटिंग टू सर्विसेज। जो सर्विसेज से रिलेटेड मैटर थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे रिलेटेड जो मैटर थे उसको डिसाइड करने के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई। ये जो अथॉरिटी है इसमें 3 लोग हैं, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी एंड होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पर भी जो पावर है वो चीफ मिनिस्टर से केंद्र सरकार की तरफ चली गई। चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी भी जो है अपॉइंट कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है। तो अगेन जो है यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस कम हो गई और चीफ मिनिस्टर की इंपॉर्टेंस भी कम हो गई है। सो ये इशू अभी भी बना हुआ है। क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है
और बहुत इफ़ेक्टिव है। एनसीटी ऑफ दिल्ली लगभग 1450 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, और जो अपनी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जहाँ पर मेनली आपके केंद्र सरकार के ऑफिसेस हैं, फॉरेन एम्बेसी, वो केवल 50 स्क्वायर किलोमीटर में। तो यूनाइटेड स्टेट्स में वॉशिंगटन है, वहाँ वो लगभग 177 स्क्वायर किलोमीटर में है। यहाँ पर 177 स्क्वायर किलोमीटर में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, जो यूनाइटेड स्टेट की उनका रूल है, बाकी जगह जो है स्टेट का है। तो यहाँ पर भी सिमिलर अप्रोच क्या की जा सकती है, फॉलो की जा सकती है। 50 से 100 किलोमीटर का जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है न्यू दिल्ली का, वहाँ पर केवल और केवल कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए केंद्र सरकार का। जो बचा हुआ एरिया है वहाँ पर दिल्ली असेंबली और दिल्ली गवर्नमेंट का रूल होना चाहिए। इसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर अमेंडमेंट होता है तो ये इफ़ेक्टिव वे है इस तरीके के जो फिक्शन है उसको ख़त्म करने का। होपफुली आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय।